स्वामी श्री भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। युग प्रमुख श्रमणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराज सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पूजनीय श्री गम्या श्री माता जी की। कल एक क्वेश्चन था कि क्या क्षयोक्षम में कभी भी कर्मों की उदीर्णा होगी कि नहीं होगी। तो उसमें दो प्रकार से, सर्वघाती की तो कभी भी उदीर्णा नहीं होगी। फिर वर्तमान काल में जो सर्वघाती है उसका देशघाती में कन्वर्जन हो जाएगा, लेकिन जो भविष्य काल में जो सर्वघाती उदय में आने वाले हैं उनका तो अपन उपशम कर देते हैं। इसलिए भविष्यकालीन जो सर्वघाती है उनका कभी भी उदीर्णा नहीं होगी, पर वर्तमानकालीन जो सर्वघाती है उनको हम देशघाती में कन्वर्ट कर देते हैं। पर हाँ, जो भविष्यकालीन जो देशघाती के पार्टिकल्स है उनकी उदीर्णा जरूर हो सकती है, क्योंकि देशघाती उदय में आ जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उनकी पावर को बियर कर सकते हैं। जो देशघाती के पार्टिकल्स है देशघाती उदय में आ जाएंगे तो उन कर्मों को हम झेल सकते हैं। तो भविष्य काल में जो देशघाती पार्टिकल्स है वो उदय में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी उदीर्णा हो सकती है। लेकिन सर्वघाती जो पार्टिकल्स है उनकी उदीर्णा भविष्यकालीन सर्वघाती की उदीर्णा नहीं होती है। लेकिन भविष्यकालीन देशघाती कर्मों की उदीर्णा हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो आ जाएंगे तो हम उनको झेल लेंगे क्योंकि वो देशघाती, राइट। तो क्षयोक्षम में किस प्रकार से होगा उदीर्णा कि भविष्यकालीन देशघाती की हो सकती है और वर्तमानकालीन सर्वघाती का सिर्फ देशघाती में कन्वर्जन, राइट। अब अपने को आगे और समझना था, अपन ने इसमें दो प्रकार की बातें समझी थी कि ये जो पूरी प्रोसेस है वो कभी कभी अपने आप होती है और कभी कभी ये प्रोसेस अपने खुद के पुरुषार्थ के थ्रू होती है। तो उसको समझने के लिए अपन एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिससे अपने को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। अब अपने आप कैसे होता है उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर्म तो 8 है और ज्ञानावणी कर्म के 5 भेद हैं। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मना पर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। लेकिन केवल ज्ञानावरण तो सर्वघाती प्रकृति है तो उसको तो बाजू में ही रख दिया, अपन ने स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है। और 4 प्रकृतियां वो देशघाती है, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मन पर्य ज्ञानावरण। तो ये 4 जो देशघाती है उसमें दोनों टाइप के पार्टिकल्स अवेलेबल हो सकते हैं। ये जो 4 देशघाती घातीय कर्म की प्रकृतियां है उसमें यानी ज्ञानावरण की जो देशघाती 4 प्रकृतियां है उसमें दोनों प्रकार के पार्टिकल्स हो सकते हैं, देशघाती भी हो सकते हैं और सर्वघाती होते हैं। तो अपन ने उसमें देखा कि सर्वघाती को तो हम देशघाती में कन्वर्ट करके उसकी पावर को कम कर देते हैं, राइट। तो जो सपोज कोई व्यक्ति है उसका मति ज्ञानावरण कर्म का क्या है, उदय है, ठीक है। मति ज्ञान तो सबके पास होता है कि नहीं, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई जीव है जिसके पास मति ज्ञान ना हो। नरक में नरक के निगोदिया जीव होते उनके पास भी मति ज्ञान होता है, ठीक है। मति ज्ञान तो हर एक जीव के पास होता है। अब मति ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म है, उसमें ये किस प्रकार से कन्वर्जन अपने आप होता है उसको अपन समझने का ट्राई करते हैं। चाहे जीव सो रहा है और जाग रहा है, सो रहे हो आप, जाग रहे हो, सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो, वो कोई बात इसमें मैटर नहीं करती, इट डजंट मैटर, राइट। जो ये अपने आप जो कन्वर्जन मति ज्ञानावरण दर्शनावरण में हो रहा है तो उसमें जीव सो रहा है, जाग रहा है, सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, ये कोई चीज उसमें मैटर नहीं करती है। तो फिर क्या मैटर करता है, तो उसको समझने के लिए इंद्रियों को देखना पड़ेगा कि जो जीव मति ज्ञानावरण तो है ही जीव के पास, लेकिन वो कितने इंद्रिय जीव है।
और एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव है, तीन इंद्रिय जीव है, चार इंद्रिय है, पंच इंद्रिय, संघीय, असंघीय। अब जितने इंद्रिय जीव है उनके हिसाब से द्रव्य क्षेत्र काल भाव काम करता है, राइट। मति ज्ञान तो सबके पास है, मति ज्ञानावरण कर्म का उदय है सबका, लेकिन उसमें वो उसको समझने के लिए अपने को इंद्रियों को चेक करना होगा कि कौन सी इंद्रिय का जीव है, और जिस इंद्रिय का जीव है उसके अकॉर्डिंग द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपने आप काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई एक इंद्रिय जीव है, आप एक इसमें स्लाइड होगी उसको शेयर कर लीजिए नव्या, जिससे सबको समझना इजी हो जाए। जो मति ज्ञानावरण होते हैं उसमें पांच इंद्रिय और मन संबंधी सारे पार्टिकल्स होते हैं, देशघाती भी पार्टिकल्स होते हैं और सर्वघाती भी पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जीव बिना इच्छा के, जीव की बिना इच्छा के, बिना सोचे, बिना कोई पुरुषार्थ किए सहजता से ही सर्वघाती के पार्टिकल्स किसमें, देशघाती में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक, उपशम भी अपने आप होता रहता है। जैसे कल मैंने बताया था कि कोई विग्रह गति का जीव है, यानी एक गति से दूसरे गति में जाने का जो बीच का समय होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है, 1 2 3 समय होते हैं मैक्सिमम। तो उतने समय का जो टाइम ड्यूरेशन है, उतने समय का जो टाइम ड्यूरेशन है उसके 1 2 3 समय है, उस समय अथवा जैसे गर्भ में आया और अभी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं की, ठीक है, बिल्कुल बिंदु जैसा शरीर है, तो उस समय भी ये सारी प्रोसेस क्या हमेशा चलती रहती है। उसमें जीव की इतनी कैपेसिटी थोड़ी होती है विग्रह गति में, अथवा जब माँ के गर्भ में है तब उसकी कैपेसिटी इतनी थोड़ी होती है कि वो कुछ सोच पाए। लेकिन ये पूरा उसमें मति ज्ञान तो है ही, मति ज्ञान तो हर एक जीव के पास है, तो है ना, तो इंद्रिय मति ज्ञान है, अभी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई है, फिर भी ये प्रोसेस पूरी नॉन स्टॉप कंटिन्यूस, बिना सोचे, बिना जीव की इच्छा, कोई भी पुरुषार्थ किए बिना सहजता से ये सब होता ही रहता है। इसको कहते हैं अपने आप कैसे प्रोसेस होती है, तो इस तरह से ये सारी सिचुएशन में अपने आप होता रहता है। अब इसके अलावा एक और स्लाइड होगी, हाँ ठीक। अब देखो मति ज्ञान, यहाँ पे एक ज्ञानावरण को समझा दिया है जिससे अपने को सारा समझ में आ जाएगा। जैसे मति ज्ञानावरण का क्षयक्षम, तो कैसा होगा, तो मति ज्ञानावरण में सर्वघाती स्पर्धक भी होंगे और देशघाती भी होंगे, ये अपन पहले भी ऑलरेडी समझ चुके हैं, देशघाती भी होंगे और सर्वघाती भी होंगे। अब जो मति ज्ञानावरण के जो सर्वघाती स्पर्धक है, तो उसमें देखो नीचे लिखा है वर्तमान में, तो वर्तमान में हम क्या करेंगे, जो वर्तमान में उदय में आने वाले हैं उन सर्वघाती स्पर्धकों का मति ज्ञानावरण संबंधी सर्वघाती स्पर्धकों का हम उदयाभावी क्या कर देते, क्षय। देखो बिल्कुल एकदम परफेक्ट डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है जिससे समझ में आ जाएगा कि मति ज्ञानावरण में जो सर्वघाती स्पर्धक है जो वर्तमान में उदय में आने वाले हैं, एक समय बाद उन सबका हम उदयाभावी क्या कर देंगे, क्षय कर देंगे, और आगामी दैट मीन्स फ्यूचर में जो आने वाले हैं उन मति ज्ञानावरण संबंधी सर्वघाती स्पर्धकों को हम वहां पे ही होल्ड कर देंगे, दैट मीन्स उपशम कर देंगे कि आप लोग वहां पे ही रहिए। ठीक, तो जो मति ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धक थे उनका हमने प्रेजेंट में उदयाभावी क्षय किया, एक समय में जो उदय में आने वाले हैं, और जो फ्यूचर के हैं वो बीच में आ सकते हैं, उनका हमने क्या कर दिया, सदवस्था रूप उपशम कर दिया। और जो मति ज्ञानावरण है उसके देशघाती स्पर्धक होते हैं, वो देशघाती स्पर्धक है उनका क्या, यानी देशघाती स्पर्धक तो ऑलरेडी जैसे एक समय में जो कर्म उदय में आने वाले थे तो देशघाती तो उसमें थे ही, और जो सर्वघाती थे उनको भी हमने देशघाती में कन्वर्ट किया था, राइट। वो डायग्राम आपको याद है, जो लाइन के इस साइड सर्वघाती थे, इधर देशघाती थे, तो सर्वघाती को भी देशघाती में कन्वर्ट किया था। तो ये वाले लेफ्ट साइड वाले देशघाती प्लस ये जो सर्वघाती के कन्वर्ट होकर देशघाती में आए
वो सब क्या कहा जाएगा कि मति ज्ञानावरण के देशघाती स्पर्धकों का वर्तमान में उदय। ठीक है, तो मति ज्ञानावरण कर्म का हमने क्षयक्षम दिखाया। अब ये बताओ कि विश्व में, पहले तो ये बताओ कि देशघाती कर्म अच्छा कि सर्वघाती कर्म अच्छा? ठीक है, तो कर्म तो कोई भी अच्छा नहीं है। सर्वघाती स्पर्धकों का पावर बहुत होता है, वो आ जाए उदय में तो गड़बड़ हो सकती है, उसको देशघाती में कन्वर्ट कर देते हैं हम। लेकिन अच्छा तो देशघाती भी नहीं है, क्योंकि देशघाती भी जीव के गुण को आंशिक रूप से ढक देता है, उसकी कैपेसिटी को 100% यूटिलाइज नहीं होने देता है, जीव के गुण को 100% ओपन नहीं होने देता है, राइट। इसलिए देशघाती भी अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि वो भी घाती, दैट मीन्स कर्मों को घातता ही है। तो कोई भी कर्म अच्छा नहीं होता। क्यों अच्छा नहीं होता, चाहे देशघाती अथवा सर्वघाती? अपन पूजा में भी तो बोलते हैं अष्ट कर्म विनाशनाय धूपम निरूपमिति स्वाहा, ठीक है ना, यानी कर्मों को नष्ट करना है, ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, तो उसके पीछे एक ही गोल है, सकल कर्म क्षयार्थम, सारे कर्मों को क्षय करने के लिए। तो कर्म चाहे देशघाती हो चाहे सर्वघाती हो, दोनों में से कोई भी कर्म हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन सर्वघाती को हम देशघाती में कन्वर्ट करके उसको लो पावर में हम कन्वर्ट कर देते, जिससे उसको हम झेल पाए, राइट। इसलिए कभी भी कर्मों को अच्छा नहीं समझना चाहिए। समझ में आया? फिर अब क्वेश्चन है कि कर्म तो कभी अच्छे होते ही नहीं है। अब मति ज्ञानावरण को अपन समझ रहे थे। अब मति ज्ञानावरण है, तो मति ज्ञानावरण कर्म तो सबके पास है, विश्व में जितने जीव है उन सबके पास मति ज्ञानावरण कर्म का उदय है। जितने जीव है उन सबके पास मति ज्ञानावरण कर्म का उदय है। अब आप मति ज्ञानावरण कर्म के जो पार्टिकल्स है, उसमें सर्वघाती के पार्टिकल्स भी है और देशघाती के भी पार्टिकल्स हैं। अब उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो मैंने बताया था कि उसको इंद्रिय के थ्रू हम समझ सकते हैं। अब इंद्रिय के थ्रू, तो कोई एक इंद्रिय जीव है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, स्पर्शन इंद्रियावरण कर्म का उदय हो गया। कोई दो इंद्रिय जीव है तो उसका रसना इंद्रियावरण कर्म का उदय हो जाएगा। कोई घ्राण इंद्रिय जीव है तो उसका घ्राण इंद्रियावरण कर्म का, यानी तीन इंद्रिय जीव है तो उसका घ्राण इंद्रियावरण कर्म का उदय हो जाएगा। कोई चार इंद्रिय जीव है तो उसका चक्षु इंद्रियावरण का उदय हो जाएगा। और कोई पांच इंद्रिय जीव है तो उसका अपन बोलेंगे कि इसका स्पर्शन इंद्रियावरण, रसना इंद्रियावरण, घ्राण इंद्रियावरण, चक्षु इंद्रियावरण और कर्ण इंद्रियावरण, ये पांचों इंद्रियों का उदय। और जिसके पास मन है, ऐसे संगीत पंच इंद्रिय है, तो इसका जो मन होता है वो नौ इंद्रियावरण कहलाता है, वो सहायक है, इंद्रियों का सहायक, इसलिए नौ इंद्रियावरण। तो जो मति ज्ञानावरण जो था उसको हमने डिटेल में कर दिया, इंद्रियों के थ्रू उसको डिटेल में कर दिया। तो अब जो एक इंद्रिय जीव है, ठीक है, तो एक इंद्रिय जीव है तो उसके पास दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय और मन नहीं है। तो ये जो चार इंद्रिय और मन नहीं है, तो वो उसका मतलब क्या हो गया कि उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। यानी एक इंद्रिय को छोड़ करके, स्पर्शन इंद्रिय को छोड़ करके बाकी जो शेष चार इंद्रिय है और मन है, उसका क्या हो गया, उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो गया। और जो स्पर्शन इंद्रिय है उसमें उसके दोनों का उदय है, देशघाती का उदय भी है और सर्वघाती का भी उदय है। ऐसा ही अपने को दो इंद्रिय जीव में घटा देना चाहिए कि कोई जीव दो इंद्रिय जीव है तो उसका मतलब क्या हो गया कि उसके स्पर्शन और रसना संबंधी, दो इंद्रिय संबंधी देशघाती और सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। लेकिन तीन, चार, पांच और मन संबंधी, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय और मन, ये चार संबंधी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय उसका चल रहा है, इसलिए उसके पास वो इंद्रिया अवेलेबल ही नहीं है। ठीक, ऐसे तीन इंद्रियों में समझना चाहिए। इसके नेक्स्ट स्लाइड करिए। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट।
हाँ बस ये वाली करिए अच्छे से। हाँ ठीक। देखो इसमें समझाया है कि 3 इंद्रिय जीव के मति ज्ञानावरण का क्षयोक्षम, ठीक है। तो 3 इंद्रिय जीव के मति ज्ञानावरण का क्षयोक्षम कैसे बैठेगा? तो 3 इंद्रिय कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, ग्रहण संबंधित मति ज्ञान का क्षयोक्षम, और बाकी जो 2 इंद्रिय है उन संबंधी सर्वघाती का उदय। यानी जो बाकी जो 2 इंद्रिय और मन संबंधी सर्वघाती का क्या है? उदय है, ठीक है। और क्योंकि मति ज्ञान की परिभाषा सबको पता होगी कि 5 इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? मति ज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो ये 5 इंद्रिय और मन के द्वारा होता है, तो 3 इंद्रियों का तो क्या हो गया? मति ज्ञान का क्षयोक्षम हो गया, क्योंकि वो 3 इंद्रिय जीव है, ठीक। और बाकी 2 इंद्रियों का क्षयोक्षम नहीं होगा, है ना। तो उस संबंधी अपन क्या बोल देंगे? सर्वघाती का उसका उदय है। तो ऐसा अपने को 4 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय, संगी असंगी, सब में अपन इस तरह से घटा सकते हैं। तो ये बहुत इजी समझने को गया। अब पूरे वर्ल्ड में तो सभी को मति ज्ञान है, ठीक है। मनुष्य में सभी को मति ज्ञान है ना। आपको भी है, हमको भी है, माता जी को भी है, जितने लोग बैठे हैं, जितने मनुष्य, सबको है। तो क्या सबका देशघाती का उदय है कि सर्वघाती का उदय है? तो मति ज्ञानावरण तो सबके पास है, ठीक। तो उदय देशघाती का है उनका, ठीक। देशघाती का उदय है, लेकिन क्या सबको एक जैसा याद होता है? जितना स्पीड में हमको याद होता है, जितना जल्दी हमको समझ में आता है, उतना ही क्या जल्दी छोटी माता जी को आता है? जितना जल्दी छोटी माता जी को आता है उतना हमको आता है, जितना हमको आता है उतना आप लोगों को आता है, अथवा आइंस्टाइन को आता है, ठीक है, अथवा कोई भी साइंटिस्ट है उनको आता है। तो ये सबका तो सेम होता नहीं। अपन देखते हैं कि 2 ही बच्चे होते हैं, उसमें भी सबका क्षयोक्षम क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो ये डिफरेंस कैसे आया? उदय तो सबका देशघाती का चल रहा है, राइट। उदय सबका देशघाती का चल रहा है, फिर ये डिफरेंस कैसे आ गया कि एक को बहुत फास्ट याद होता है, एक की मेमोरी बहुत शार्प है, और एक की मेमोरी बहुत लो है। सबका मति ज्ञानावरण का उदय, सबके देशघाती स्पर्धक है। फिर क्या ये प्रॉब्लम क्यों आई? एक क्वेश्चन है ना कि भाई मति ज्ञानावरण का कर्म का उदय सबको है, ठीक। देशघाती स्पर्धक का उदय सबको है, फिर ये प्रॉब्लम कहाँ से आई? तो ये प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि देशघाती का उदय सबको है, लेकिन देशघाती का उदय सब में डिफरेंट है, ठीक है। देशघाती कर्म के जो अनुभाग यानी जो फल देने की शक्ति है वो सब में क्या है? डिफरेंट है। तो ये डिफरेंस कहाँ से आया? तो ये डिफरेंस आने के पीछे सबका अपनी विशुद्धि काम करती है। जिस चीज की विशेष विशुद्धि होती है, ठीक है, उस चीज की मेमोरी शार्प होती है। अपन नॉर्मली भी देखते हैं जो बच्चे होते हैं वो बहुत खुश रहते हैं, शांत रहते हैं, है ना, बहुत एकदम खुश रहते हैं, एकाग्रता जिनकी अच्छी होती है, तो बच्चों को क्या होता है? जल्दी याद हो जाता है। और कई बच्चे होते हैं उनको एकाग्रता ही नहीं रह पाती, मन उसमें लगता ही नहीं है पढ़ने बैठाओ तो, ठीक है। तो उन बच्चों का क्या होता है? जल्दी याद नहीं होती है, ठीक है। तो जल्दी याद किसी को कब नहीं होता है? उसका मतलब उनके देशघाती स्पर्धकों का उदय तीव्र है। देशघाती का उदय तो सबका है, लेकिन उनका देशघाती का उदय क्या हो जाएगा? तीव्र हो जाएगा। और जिसको जल्दी याद होता है उसका देशघाती का उदय क्या हो जाएगा? बहुत डाउन। यानी उन्होंने अपनी विशुद्धि से देशघाती की कर्मों की भी जो कैपेसिटी थी उसको भी क्या कर दिया? उनका जो पावर था देशघाती का उनको भी लो कर दिया। उन्होंने अपनी विशुद्धि से देशघाती कर्मों का जो पावर था उसको भी लो कर दिया, जिसके कारण क्या होगा? जब कर्मों का पावर लो होगा तो आपका क्षयोक्षम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो नॉर्मली व्यक्ति का कहने में आता है ना कि इसका ज्ञान का क्षयोक्षम बहुत अच्छा है, इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, इनका क्षयोक्षम बहुत अच्छा है। तो क्षयोक्षम ज्ञान का होता है, क्षयोक्षम ज्ञान में नहीं होता है। क्षयोक्षम किसमें होगा? कर्मों में होता है,
ठीक है। जब मति ज्ञानावरण कर्म का देशघाती स्पर्धक होते हैं, उनकी पावर को अपनी विशुद्धि के बल पर बहुत कम कर देगा। तो क्या हो जाएगा, आपका मेमोरी पावर इंक्रीज हो जाएगा, आपका मेमोरी पावर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जो आज के बच्चे जो बहुत टेंशन लेते हैं पढ़ने के लिए, चिंता कर लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्या होगा क्या होगा, क्या करूं क्या करूं, तो जो ये ऐसी आकुलता करने से तो देशघाती स्पर्धकों का पावर बढ़ जाता है, राइट। तो आपको याद होता था वो भी नहीं होगा, इसलिए विशुद्धि बढ़ानी है। जितना व्यक्ति जितना खुश रहता है अंदर से, उतना उसका मेमोरी पावर भी क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। ये प्रैक्टिकल बात है, ये सिद्धांत बता रहा है कि जिसकी जितनी विशुद्धि अच्छी, उतना उतना देशघाती कर्म का क्या कर देगा, वो पावर भी कम कर देगा, जिससे ज्ञान का क्षयक्षम, यानी क्षयक्षम तो कर्मों में हुआ, लेकिन उपचार से अपन क्या कह देंगे कि उसका ज्ञान बहुत अच्छा हो गया है। तो उपचार से कहने में आता है जब कर्मों का क्षयक्षम हो जाएगा तो अपने आप ज्ञान बढ़ जाएगा। तो ये होता है कि मति ज्ञानावरण कर्म सबका है, सबके देशघाती कर्म का उदय है, लेकिन फिर भी सब में डिफरेंस कहाँ से आता है, तो डिफरेंस आने का रीजन है कि देशघाती का जिसका तीव्र उदय होता है उसको कम याद होता है, और जिसका देशघाती का लो उदय होता है उसको क्या जल्दी, यानी विशुद्धि के थ्रू उसको जल्दी याद हो जाता है। ठीक है। जैसे पुरुषार्थ करके अब ये होगा कि अपने आप सारी प्रोसेस कैसे होती है। अब दूसरा एक बात थी कि पुरुषार्थ के थ्रू, तो पुरुषार्थ के थ्रू व्यक्ति मिथ्यात्व संबंधी जो सर्वघाती स्पर्धक थे, ठीक है, उसको भी सम्यक प्रकृति में कन्वर्ट कर लेता है, देशघाती में कन्वर्ट कर लेता है। तो पुरुषार्थ में भी कितना बल है, चारित्र में कितना बल है, चारित्र के थ्रू, है ना, संयम संयम, ये सब चारित्र का और सबका पालन करके वो जो मिथ्यात्व के जो सर्वघाती स्पर्धक थे उसको सम्यक रूपी देशघाती स्पर्धक में वो क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है, जिससे सम्यक उत्पन्न होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से सारे कर्म क्षयक्षम तो कर्मों में होगा, ठीक, लेकिन उसको समझने के लिए इंद्रियों के थ्रू हम लगा सकते हैं। एक हमने लगा के आपको दिखा दिया, ऐसे सभी का आपको समझ लेना चाहिए। समझ में आ गया? किसी को कोई क्वेश्चन है? Any question? समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? यस माता जी। फिर से समझा देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। खाली एक एक पॉइंट को मन में सिद्धांत को क्लियर कर दोगे तो आगे जाके ये सब शब्द आएंगे तो आपको टफ नहीं लगेगा, समझ में आने लगेगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, खाली देशघाती और सर्वघाती को समझना है। तो कर्म तो 8 प्रकार के थे, गातिया और अगातिया। तो अगातिया को तो कुछ होता ही नहीं क्योंकि वो जीव के गुणों का इतना गात नहीं कर पाता, तो अगातिया को तो बाजू में ही रख दिया। अब गातिया कर्मों को लेना है ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मोहनी और अंतराय। ठीक है, तो ये 4 गातिया कर्म है, उसमें देशघाती पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और जो उसको देशघाती भी होते हैं और सर्वघाती भी होते हैं। तो अपन ने एक चार्ट देखा था, ये गातिया कर्म है, उसमें से कौन कौन सी सर्वघाती है और कौन कौन सी देशघाती प्रकृतियां है। जैसे अपन ज्ञानावरण के जो 5 है, मति, श्रुति, अवधि, मन और केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान क्या है, सर्वघाती है, और मति, श्रुति, अवधि और मन पर्याय क्या है, देशघाती है। अपन एक चार्ट स्टार्टिंग में देखा था। तो मति, श्रुति, अवधि, मन जो देशघाती प्रकृति है, उसमें भी अपन ने देखा था कि उसमें भी सर्वघाती स्पर्धकों का पार्टिकल पाए जाते। देशघाती प्रकृति भले है लेकिन उसमें भी सर्वघाती स्पर्धकों का पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो क्षयक्षम में हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं कि जो देशघाती में भी सर्वघाती स्पर्धकों के पार्टिकल्स पाए जाते हैं तो उनका हम उदयाभावी क्षय करते हैं, और जो फ्यूचर के ऊपर के हैं वो भी बीच में ना आ जाए उनका हम क्या कर देते हैं, उपशम कर देते हैं। जैसे हम बता रहे, एक सिंपल एग्जाम्पल, जैसे अभी गर्मी की सीजन है
ठीक है। तो रस, मैंगो रस, ठीक है, मैंगो का जूस, और आप करेले की सब्जी खाते हो। अब करेले की सब्जी होती है वो कड़वी होती है, तो कड़वी सब्जी किसी को अच्छी नहीं लगती है, तो क्या करते हैं घर के लोग, जैसे मम्मी जिनका भोजन बनाती है तो वो क्या करते हैं कि जब बनाते उस समय उसमें नमक डाल देते, पानी डाल देते और फिर उबालते हैं और उसका पानी निकाल देते, जिससे क्या हो जाएगा, उसका जो कड़वाहट है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और फिर जब सब्जी बनाएंगे तब उसमें भी कुछ शक्कर अथवा गुड़ डाल देंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि वो जो जितनी कड़वाहट थी वो थोड़ी कम हो जाएगी और वो खाने के योग्य बहाने लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या किया आपने, टेस्ट को चेंज कर दिया। जितनी कड़वाहट ज्यादा थी तो उतना खाना पॉसिबल नहीं हो रहा था, उतना झेल नहीं पा रहे थे उतनी कड़वाहट, ठीक है, लेकिन बॉडी के लिए अच्छा भी था, तो खाना भी था, तो झेल नहीं पा रहे थे, तो उसको क्या कर दिया, बदल दिया, खाने को बना दिया, चेंज कर दिया, है ना। उसका जितना कड़वाहट का जो पावर था उसको हमने कम कर दिया। तो वैसे ही सर्वगाती स्पर्धक है, ठीक है, सर्वगाती स्पर्धक है तो उदय में तो आएंगे, लेकिन वैसे के वैसे उदय में आएंगे तो हम झेल नहीं पाएंगे। तो जैसे वो करेला का टेस्ट क्या कर दिया, हमने चेंज कर दिया, वैसे ही हमने सर्वगाती स्पर्धकों को क्या कर दिया, देशगाती में कन्वर्ट कर दिया। अब हम देशगाती को धीरे धीरे झेल लेंगे, ठीक है ना। तो और अपनी विशुद्धि से हम देशगाती का भी क्या कर देते हैं, और कम कर देते हैं, उसकी पावर को भी कम कर देते हैं। जितनी जितनी देशगाती को भी कम करेंगे उतना उतना हमारे ज्ञान का आवरण, अरे कोई भी प्रकृति यानी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि मनन, वो सब आवरण धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, ठीक है। तो बस ये सर्वगाती का देशगाती में कन्वर्जन जो है उसको आप यही समझ लो कि ये क्या चीज है, हमने करेले का टेस्ट नहीं खाया जा रहा था तो उसको चेंज करो, ठीक। अब यानी कम पावर में उसकी जितनी कड़वाहट थी उसको कम कर दी, तो जितनी सर्वगाती की पावर थी उसको कन्वर्ट करके हमने किसमें कर दिया, देशगाती में कर दिया, राइट। तो इतना आपको समझ में आ गया। और बीच के कोई उदय में ना आ जाए तो इसलिए उनको क्या कर दिया, हमने उपशम कर दिया, ठीक है ना। तो ऊपर जो अपन ने शक्कर डाल के तो हमने उसका टेस्ट को चेंज कर दिया, तो उदया भावी क्षय हो गया। और ऊपर जो बीच के आगे वाले जो कर्म उदय में आने वाले उसको हमने क्या कर दिया, उपशम कर दिया। तो ये सिंपल क्षयोपशम हो गया। और जो देशगाती कर्म पहले से जो थे और हमने सर्वगाती को देशगाती में कन्वर्ट किए, वो सारे देशगाती का वर्तमान में क्या आता है, उदय आता है। तो एक क्षय, उपशम और उदय, ये तीन प्रोसेस जिसमें होती है वो क्षयोपशम। और वो कैसे होता है तो हमने मति ज्ञानावरण लेके आपको समझा दिया। और कर्म तो कोई भी अच्छा नहीं है, चाहे देशगाती हो अथवा सर्वगाती, क्योंकि उसके पीछे ही लिखा है गाती। वो देशगाती है तो वो कम घात करता है, थोड़ा अपन ने देखा ना, थोड़ा प्रकट रूप में होता है, थोड़ा अप्रकट, लेकिन थोड़ा भी तो उसने नष्ट किया, जीव के गुणों को थोड़ा तो नष्ट किया, तो भी वो अपने लिए डेंजरस है। पूर्ण रूप से सर्वघाती करता है, पर जो देशघाती है वो थोड़े रूप में करता है। तो हमने क्या किया, उसको भी विशुद्धि के थ्रू कम करने का ट्राई किया। तो 3 इंद्रिय सपोज चीटी है, तो चीटी के 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय और मन संबंधी, ठीक है, चक्षु, कर्ण और मन संबंधी क्या हो गया, उसके पास नहीं है, इंद्रिया अवेलेबल नहीं है ना। और जो 3 इंद्रिय अवेलेबल है, स्पर्शन, रचना और घ्राण, ठीक है, तो उसका 3 इंद्रिय का क्या हो गया, देशघाती स्पर्धकों का उदय हो गया, ठीक है। और देशघाती स्पर्धकों का उदय है तो उसमें सर्वघाती के पार्टिकल्स हो सकते हैं, और वो सर्वघाती के पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो देशघाती में वो अपने आप कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि चीटी में भी मति ज्ञान है और आप में भी मति ज्ञान है, पंचेंद्रिय जीव में भी, संगी पंचेंद्रिय में भी मति ज्ञान है। तो क्या चीटी के मति ज्ञान और आपके मति ज्ञान दोनों का मति ज्ञान सेम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उसके पास 3 ही इंद्रिया है, ठीक है। तो उतना इंद्रिय, 3 इंद्रिय संबंधी ही उसके पास मति ज्ञान होगा, ठीक है। और अपने पास कितना मति ज्ञान होगा, तो अपन संगी पंच इंद्रिय है, तो अपने पास 5 इंद्रिय और मन संबंधी मति ज्ञान होगा। तो मति ज्ञान तो दोनों के पास है, लेकिन दोनों के मति ज्ञान में भी क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। और उसके पास 3 इंद्रिय यानी उतना ही संबंधी देशघाती है, और अपने पास 5 इंद्रिय और मन संबंधी देशघाती पार्टिकल्स होते हैं। अब कोई व्यक्ति सपोज अंधा है,
जैसे है तो संगी पंचेंद्रिय पर किसी को आंख से नहीं दिखता है, तो आप क्या बोलोगे? उसके क्या चक्षु इंद्रिय का भी सर्वघाती का उदय है? नहीं, उसके चक्षु इंद्रिय का भी सर्वघाती का उदय नहीं है। ठीक है, उसकी कैपेसिटी कम है। गेटिंग मीन्स उसके पास, जैसे कोई व्यक्ति कोमा में होता है, कोई व्यक्ति कोमा में होता है, तो उस व्यक्ति कोमा में होता है तो लोग बोलते हैं उसको क्या पाठ सुनाना, लेकिन भले उसको अब बाहर से देख रहा है, वो अपने कुछ व्यक्त नहीं कर पा रहा है, फिर भी उसकी ज्ञान शक्ति क्या जागृत रहती है ना? तो ज्ञान तो हर एक जीव में, उसकी ज्ञान शक्ति जागृत रहती है, जो अपने बोलने से उसकी आत्मा में परिस्पंदन होता है, उसको इफेक्ट होती है, भले वो व्यक्त कर पाए अथवा ना कर पाए। तो ठीक है, तो कैपेबिलिटी यानी अंधे को भी कैपेबिलिटी, अंधे को कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, उसके पास इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसके पास इंस्ट्रूमेंट है, पर उसका देशघाती कर्म का तीव्र उदय है, इसके कारण वो अपनी कैपेबिलिटी का यूज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जैसे अंधा व्यक्ति है तो उसके पास तो पांचों, अंधा है तो कोई अपन ये तो नहीं बोलेंगे कि पहले दूसरी तीसरी और पांचवी इंद्रिय है, मन है, चौथी इंद्रिय नहीं है, नहीं, वो संगी पंचेंद्रिय कहा जाएगा, राइट? उसके आंखों का क्षयोक्षम तो है उसके पास, ठीक है, कैपेबिलिटी तो है, लेकिन उसके देशघाती स्पर्धकों का तीव्र उदय है, जिसके कारण वो अपनी आंख की कैपेसिटी का यूज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसके पास इंद्रिय है, दैट मीन्स उसका क्या हो गया? देशघाती का उदय हो गया, उस इंद्रिय संबंधी उसका देशघाती का उदय समझा जाएगा, लेकिन उसका तीव्र उदय होने के कारण वो अपनी आंख की कैपेसिटी का यूज नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जैसे कोई दो इंद्रिय जीव है, तो रूपाली दीदी बताओ उसमें कौन सी इंद्रिय संबंधी सर्वघाती है, कौन सी इंद्रिय संबंधी देशघाती है? मति ज्ञान आवरण संबंधी। मति ज्ञान का माता जी सर्वघाती होगा और श्रुत ज्ञान का देशघाती होगा। हम दो इंद्रिय में पूछ रहे हैं, दो इंद्रिय मति ज्ञानावरण संबंधी पूछ रहे हैं। माता जी, स्पर्शन और रसना होगी देशघाती और बाकी की सर्वघाती। तो माता जी दो इंद्रिय जीव है, तो मति ज्ञान किससे होता है? मति ज्ञान के लिए पांच इंद्रिय और मन के थ्रू हो सकता है, लेकिन ये दो इंद्रिय जीव है। ठीक है, तो इसकी दो इंद्रिय स्पर्शन और रसना संबंधी देशघाती का उदय है, और तीन इंद्रिय यानी घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन संबंधी किसका उदय हो गया? सर्वघाती। ठीक है, समझ में आ गया? बस इतना सिंपल है। अब मैं आर के जैन अंकल को पूछती हूँ कि कोई जीव असंगी पंचेंद्रिय है, तो उसका कैसा उदय होगा बताइए? उसमें कौन से देशघाती और कौन से सर्वघाती का उदय होगा? असंगी पंचेंद्रिय है, जिसके मन नहीं है, जिसका मन नहीं है, हाँ, तो मन नहीं है उसका, तो उसका सभी सर्वघाती होगा, सभी क्षय है उसका तो पास, असंगी पंचेंद्रिय। थोड़ा अच्छे से समझ करके बताओ। असंगी पंचेंद्रिय जीव है, उसका मतलब उसके पास मन नहीं है, तो बाकी पांच इंद्रिय तो है ना, तो उसका उसमें से कौन सी इंद्रियों का सर्वघाती और कौन सी का देशघाती? अच्छा, तो रसना स्पर्श रसना मन नहीं है अकेला। तो जो नहीं है उसको तो सर्वघाती में डाल दो। जी हाँ जी माता उसको जी, सर्वघाती में डाल देंगे। हाँ, और जो है उसको किस में डाल दो? देशघाती में डाल दो। तो पांच इंद्रिय संबंधी क्या हो जाएगा? देशघाती का उदय। देशघाती हो मन जाएगा। नहीं है तो मन नहीं है, तो उस संबंधी क्या हो जाएगा? सर्वघाती। सर्वघाती का उदय। ठीक है ना? ओके, अब मैं और किसी को पूछती हूँ। कोई नहीं, ठीक है। हाँ, शिल्पी भाभी है क्या? कोई जीव का चार इंद्रिय जीव है,
तो मति ज्ञानावरण संबंधी 4 इंद्रिय जीव का गठित करके बताओ। अनम्यूट करिए। क्या बोली माता जी? 4 इंद्रिय जीव है, उसका गठित करके बताओ। 4 इंद्रिय है तो इसको गठित कैसे? चक्षु माता जी 4 इंद्रिय, उसका चक्षु नहीं, कर्ण नहीं, कर्ण उसका सर्वघाती हो जाए, और 4 इंद्रिय उसकी देशघाती। और मन कहाँ होगा? मन भी सर्वघाती हो। हाँ, तो मन को भूलना नहीं है, क्योंकि अपन मति ज्ञानावरण संबंधी 4 इंद्रिय जीव का देख रहे हैं। 4 इंद्रिय जीव का मति ज्ञानावरण संबंधी गठित कर रहे हैं। तो मति ज्ञान तो 5 इंद्रिय और मन, अपनी डेफिनेशन है ना, 5 इंद्रिय और मन के थ्रू होता है। तत्व सूत्र में पढ़ा था ना, 5 इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो 5 इंद्रिय मन के द्वारा होता है, लेकिन इसकी 4 इंद्रिय है, तो कर्ण इंद्रिय और मन किसमें डाल देंगे? सर्वघाती में। और 4 इंद्रिय का किसका? उसका देशघाती का उदय है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज का टॉपिक इजी हो गया। इससे क्षयोक्षम आपका एकदम पूरा क्षयोक्षम सब्जेक्ट एकदम क्लियर हो गया इससे। ठीक है, ऐसा अपन दर्शनावरण सब में घटा सकते हैं, जितनी घातीय कर्म की प्रकृति उन सब में घटा सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं। अब ऐसे एग्जाम्पल से अब आ गए ना आर के अंकल, आज का टॉपिक पूछ लिया तो समझ में आ गया ना? हाँ, बस इतना ही समझ कि किसका देशघाती का है, किसका सर्वघाती। जिनवाणी स्थिति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। ये जिनवाणी भारती तो ये जपौ दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजु अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।